तमाचा, महंगे गहने और लग्जरी पार्टी का। अपने कमरे में बैठी सुनैना जी अपने बेटे और बहू की बातें सुनी तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल सुनैना जी सबके खाना खा लेने के इंतज़ार में बैठी हुई थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। लेकिन वो सोच रही थी कि पहले मेरा बेटा खाना खा ले तो मैं भी खा लूँगी। बेचारा दिन भर भाग दौड़ करते रहता है। तभी अचानक उनके कानों में कुछ सुनाई दिया। सुमन अपने पति राहुल से कह रही थी, अब कुछ ही दिनों की बात है, मैंने तो माँ जी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर बोतल में उतार ही लिया है। अब तुम भी श्रवण कुमार बनने का नाटक करते रहना बस। फिर जैसे ही हमारी गुड़िया बड़ी हो जाएगी, हम धीरे से बातों ही बातों में बहला फुसला कर इनको गांव भेज देंगे। वैसे भी इनका साधारण सा पहनावा और रहन सहन मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, फुल टाइम मेड भी तो इतनी विश्वास के लायक नहीं मिलती है, इसलिए इन्हें गुड़िया की खातिर झेलना पड़ रहा है। वैसे भी अगर मेरे कोई जान पहचान के लोग या मेरी कोई सहेली इनके बारे में पूछता है तो मैं कह देती हूँ यह हमारी नौकरानी है जो गांव से आई है। उनके घर में कोई नहीं है, इसलिए हमने इन पर तरस खाकर इनको अपने पास रख लिया है। सुमन की बातें सुनकर राहुल बोला भी कि सुमन, यह तुम क्या कह रही हो? वह हमारी माँ है, और अगर गलती से भी पापा को इस बारे में पता चल जाएगा ना, तो वो दोनों एक मिनट भी हमारे पास नहीं रहेंगे। थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, वरना गुड़िया की देखभाल से हाथ धो बैठोगी। तभी सुमन बोली, अरे राहुल, तो मैंने कब कहा कि उन्हें अभी ये सब बताना है? मैं तो बस आपसे ये बातें शेयर कर रही थी, क्योंकि माँ जी अभी अपने कमरे में सो रही हैं। राहुल, आप भी इस बारे में माँ जी से कुछ बात मत कहना, वरना बात बिगड़ जाएगी। तो राहुल बोला, तो तुम भी सुन लो, दीवारों के भी कान होते हैं, थोड़ा सोच समझकर अपना मुंह खोला करो। सुनैना जी अपने बेटे बहू की बातें सुनकर चुपचाप आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। उनके पति गहरे नींद में सो चुके थे, क्योंकि वो दिन भर काम करते थे, तो रात का खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने के बाद उन्हें जल्दी नींद आ जाती थी और सुबह कोई कभी भी उठे, उन्हें 4 बजे उठने की आदत थी। वह सुबह के 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जो भी नाश्ता मिल जाता खा पीकर अपने काम पर निकल जाते थे। वहीं सुनैना जी भी कर्मठ महिला थी, वह भी मनोहर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। बेटे की शादी के बाद भी उन्होंने कभी भी यह आशा मन में नहीं पाला कि सुबह का नाश्ता बहू बना कर देगी। वह सुबह उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती, उन्हें खिला पिला कर ही काम पर जाने देती थी। लेकिन आज बहू बेटे की बातों ने सुनैना जी के दिल को छलनी छलनी करके रख दिया था। कहाँ तो सुनैना जी अपने बहू के गुणगान करते नहीं थकती थी। वह सबसे यही कहती थी कि तुमको बहू के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं आता, इसलिए तुम बहू की बुराई करते रहती हो। लेकिन अगर तुम बहू के साथ बेटी की तरह व्यवहार करोगे तो वह भी तुम्हारे साथ माँ की तरह व्यवहार करेगी। और वो खो गई अपने अतीत में, जब सुमन शादी होकर अपने ससुराल आई थी और दोनों पति पत्नी को जॉब करना था, तो उन दोनों ने सुनैना जी और मनोहर जी को अपने साथ शहर चलने के लिए कितनी मिन्नतें की थी। और बहू तो ऐसी बातें करती थी मानो उसके शब्दों से शहद टपक रहा हो। वो सुनैना जी को मम्मी जी कहते नहीं थकती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कब मम्मी जी से माँ जी कहने लगी, सुनैना जी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सुनैना जी को वो दिन याद आ रहे थे जब सुमन अपनी सासू माँ से कहती, माँ जी आज तो बहुत देर हो गई, गुड़िया ने रात भर सोने ही नहीं दिया।
सुबह सुबह आँख लग गई, लेकिन ऑफिस जाने की चिंता में तुरंत उठना पड़ गया। आज तो मुझे बहुत देर हो जाएगी ऑफिस पहुंचने में। माँ जी, मेरा लंच तैयार है क्या? तैयार हो गया हो तो जल्दी से दे दीजिए। सुमन अपनी बेटी को गोद में लेकर घूमते हुए बोली। लो बेटा, एक बड़ा लंच बॉक्स और एक छोटा स्नैक्स का डिब्बा। जब भूख लगे तो खा लेना। और ये रहा गर्म पानी का बोतल। सुनैना जी ने सुमन को पकड़ाते हुए कहा। माँ जी, आज गुड़िया को फीडिंग कराना भूल गई। मैंने उसकी दूध की बोतल भर दी है। उसे टाइम पर पिला दीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो कॉल कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी जल्दी आने की। और हाँ, मैंने सारा राशन ऑर्डर कर दिया है, डिलीवरी ले लीजिएगा। सुमन के हाथ से गुड़िया को लेते हुए सुनैना जी बोली। अरे, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? तुम आराम से ऑफिस जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। और अगर कोई परेशानी आई तो मैं फ़ोन कर दूँगी। और अभी 10 बजे तक राहुल भी तो घर पर ही रहेगा, वो भी मेरी कुछ मदद कर दिया करेगा। और हाँ बहू, गाड़ी आराम से चलाना, रास्ते में ट्रैफिक बहुत रहती है। सुमन मुस्कुरा दी और गाड़ी की चाबी लेकर टिफ़िन और पानी की बोतल लेकर चली गई। सुनैना जी कभी रसोई की तरफ दौड़ती तो कभी राहुल का टिफ़िन तैयार करती, तो कभी गुड़िया को संभालती, तो कभी घर के बाकी काम करती। ये सब सोफे पर बैठी सुनैना जी की ननद आशा जी देख रही थी। उन्होंने सुनैना जी का भोलापन देखकर उन पर तरस आ रहा था। उन्होंने कई बार सुनैना जी को बहू बेटे की सच्चाई के बारे में आगाह भी किया, लेकिन सुनैना जी ठहरी सीधी साधी। उन्होंने उल्टा आशा जी से ही कह दिया कि उनकी बहू दूसरों की बहू की तरह नहीं है। फिर भी आशा जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, अब बस भी करो भाभी, सुबह से देख रही हूँ एक टांग पर नाच रही हो, बहू और पोती की इतनी परवाह कर रही हो। मेरा मतलब है अब आपकी उम्र हो गई है, थोड़ी परवाह अपने लिए भी कर लिया करो। आखिर कब तक बहू की ही सेवा में लगी रहोगी? थोड़ी सेवा उससे भी करवा लिया करो। बहू को सिर्फ देखने के लिए ही लाई हो क्या, या फिर सिर्फ उसकी नौकरानी बनकर ही रहना है? उन्होंने खूब समझाया। देखो भाभी, तुम शुरू से ही बहुत ही सीधी साधी रही हो, इसलिए तुम्हें हर कोई उल्लू बना जाता है। तुम्हारी बहू दो मीठी मीठी बातें करके तुमसे कब अपना काम निकलवा लेती है तुमको पता भी नहीं चलता। और ऊपर से बच्चे का काम कितना होता है, तुम तो पूरे दिन भर में थक जाती हो। और जब उसका काम निकल जाएगा, देखना वो कैसे तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देगी। तब सुनैना जी ने अपने ननद पर गुस्सा होते हुए बोला। नहीं जीजी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो दूसरों की बहू जैसी नहीं है। शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन सुमन ने शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया है। वो तो हमारे परिवार में ऐसे घुल गई है जैसे चाय में चीनी। और जीजी, हम भी तो पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका ही नहीं दिया और शादी कर दी, जिसका मलाल मुझे आज भी है। इसलिए मैं सोचती हूँ अपने बहू को सक्षम बनाने में थोड़ा सहयोग कर सकूँ तो क्या गलत है। मैं मानती हूँ अब गुड़िया हो गई है तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन उसका भविष्य संवर जाएगा तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगी। वरना हमारी तरह करती ही क्या हो, बेकार घर में पड़ी रहती हो। तुमने आज तक किया ही क्या, ऐसे ही ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए तो मैंने बहू को शुरू से ही आज़ादी दी है, लेकिन बहू के मन में मेरे लिए ऐसे बुरे विचार हैं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ऐसा सोच सोच कर सुनैना जी रात भर सो नहीं पाई। सुनैना जी मन ही मन सोच रही थी कि मैं जीजी की बात क्यों नहीं मानी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं तो अपनी बहू के प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन जब मनोहर जी सुबह 4 बजे उठे तो देखा सुनैना जी जाग रही हैं। उन्हें भयंकर बुखार है। थर्मामीटर लगा कर देखा
तो उन्हें 105 डिग्री बुखार था। मनोहर जी सुनैना जी की हालत देखकर घबरा गए। वो अपने बेटे राहुल को जगाने के लिए जाने लगे तो सुनैना जी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने के लिए कहा। जैसे ही सुबह हुई, सुमन ने देखा आज तो रसोई में कोई हलचल नहीं है। उसे लगा माँ जी ने सारा खाना बना लिया होगा और फुर्सत में बैठ गई होंगी। वो गुड़िया को लेकर सीधे सुनैना जी के कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मनोहर जी सुनैना जी के माथे पर गीले कपड़े की पट्टी बदल बदल कर लगा रहे थे और सुनैना जी दर्द से कराह रही थी। वह ना ही सुनैना जी के तबीयत के बारे में पूछी, ना ही गुड़िया को उनके पास छोड़ी। वह सीधे रसोई में गई और सारे बर्तन को खोल खोल कर देखने लगी कि माँ जी ने कुछ बनाया है या नहीं। तो सारे बर्तन खाली पड़े थे। अब तो सुमन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो अपने पति राहुल को झकझोरते हुए उठाई और गुड़िया को उसके पास पटकते हुए बोली, चलो उठो और खाना बनाओ, मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है। उस दिन तो सुमन ने बाहर से खाना ऑर्डर करके अपने लिए और घर के सभी लोगों के लिए खाना मंगवा दिया, लेकिन अब तो सुनैना जी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी उनके कानों में बेटे बहू की वह बातें गूंजती रहती। इसलिए अब वह पहले जैसी चुस्त दुरुस्त नहीं रही। सुमन ने देखा माँ जी तो अब किसी काम की नहीं रही, उनके ऊपर पैसे खर्च करना बेकार है। तो उसने गुड़िया को डे केयर स्कूल में डाल दिया और अब ना तो वह अपनी सासू माँ से ढंग से बात करती थी, ना ही ससुर से। एक दिन तो उसने अपने सास ससुर को अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया, जिससे आहत होकर मनोहर जी अपनी पत्नी को लेकर अपने पुश्तैनी मकान जो कि गांव में था वहां चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद सुमन की बहन की शादी थी, जिसमें मनोहर जी और सुनैना जी को भी बुलाया गया था। सुनैना जी की तबीयत खराब होने के कारण मनोहर जी ने सारे जमा पूंजी, यहाँ तक कि सुनैना जी के गहने जेवर तक बेचकर सुनैना जी के इलाज में खर्च कर दिए थे। लेकिन समधी के घर से निमंत्रण आया था तो जाना तो जरूरी था, इसलिए दोनों बुजुर्ग दंपति वहाँ चले गए। मनोहर जी और सुनैना जी ने साधारण से ही कपड़े पहने हुए थे और गहने जेवर के नाम पर भी ज़्यादा कुछ नहीं था। सुमन ने अपनी सास ससुर को ऐसे फटे हाल में देखा तो वो नाक भौं सिकुड़ते हुए वहाँ से ऐसे चली गई जैसे उनको पहचानती ही ना हो। सुनैना जी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने ऐसे घूर कर देखा कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा उसके पास जाती। इसलिए वे दोनों बुजुर्ग दंपति एक तरफ चुपचाप बैठे रहे। कुछ रिश्तेदार जो उन्हें पहचानते थे वो उनके पास जाकर बात किए और जो लोग नहीं पहचानते थे वे लोग उन्हें भिखारी कहकर भी संबोधित किए। तभी सुमन ने उनके पास जाकर कहा, देखिए आप लोग यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन खबरदार, जो आप लोगों ने यह कहा कि आप लोग मेरे सास ससुर हैं, यहाँ रहना है तो चुपचाप रहिए और सुबह होते ही यहाँ से रवाना हो जाना। बेचारे चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। तभी राहुल ने आकर अपने मम्मी पापा से खाना खाने के लिए कहा तो वो दोनों चले गए। सुनैना जी ने उत्सुकतावश कुछ डिश के नाम उससे पूछ लिए तो उसके लिए भी सुमन ने उनकी बेइज्जती की। उनके गहने, उनके कपड़े और खाना खाने के सलीके तक के लिए भी खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारे दोनों बुजुर्ग उस समय तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। उसी समय सुनैना जी ने देखा कि गुड़िया खेलते खेलते गिर गई है और उसके होठ से खून निकल रहा है। तो सुनैना जी दौड़ कर गईं और गुड़िया को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसके खून को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। सुमन के एक सहेली ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उसने जाकर सुमन को बताया कि एक भिखारी तेरी गुड़िया को पकड़कर पता नहीं क्या कर रही है। तो सुमन समझ गई थी
कि माँ जी ही होंगी, लेकिन वहाँ अनजान बनने का नाटक करते हुए आई और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। सुनैना जी ने गुड़िया को चुपचाप सुमन को दे दिया और उसी समय रातों रात दोनों बुजुर्ग दंपति वहाँ से निकल गए अपने गांव जाने के लिए। राहुल ने देखा कि उसके माँ बाप गांव जाने के लिए निकल रहे हैं और सुमन ने उन्हें भला बुरा कहा, लेकिन उसने उनकी कोई मदद नहीं किया। अब वह दोनों अपने घर में जाकर एक दूसरे का सहारा बने। अब तो मनोहर जी आमदनी बढ़ाने के लिए दुगुनी उत्साह के साथ काम करने लगे। सुनैना जी भी अपनी ज़रूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपए जमा करने लगी। वहीं सुनैना जी भी घर का सारा काम करती और सीमित बजट में अपना गुजारा करती। मनोहर जी सरकारी अधिकारी थे, इसलिए पेंशन का पैसा भी मिलता था, लेकिन कम मिलता था और उन्हें जुनून था कि जो आत्मसम्मान उन्होंने खोया था वो पाकर ही रहेंगे। अब दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाई और दोनों ने गांव के कच्चे मकान की जगह पक्का मकान बनवा लिया। घर के आसपास हरा भरा बगीचा बनवाया जिसमें रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिलते थे, जिनकी मनमोहक खुशबू मन को मोह लेती थी। उनके घर के बगल में मनोहर जी ने बहुत बड़ा शादी पार्टी के लिए लॉन बनवाया था, जो कि गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त में दिया जाता था और अमीर लोगों के लिए भी बहुत कम पैसे चार्ज किए जाते थे। उस लॉन की चर्चा चारों ओर होती थी, क्योंकि उस लॉन में ऐसी सुविधा थी जो सुविधा शहर में भी नहीं मिलती थी। इधर मनोहर जी की दिन ब दिन तरक्की होते जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुनीता का ऑफिस किसी कारण से बंद हो गया, इसलिए वो घर पर ही रहने लगी, जिससे उसे जेब खर्च के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे। और राहुल जिस कंपनी में काम कर रहा था वो भी घाटे में चलने लगा था, इसलिए उसके भी तनख्वाह आधी कर दी गई थी। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते तो कंपनी का मालिक सीधे काम छोड़कर घर पर बैठने के लिए कह देता, इसलिए मजबूरन उन्हें आधे पेमेंट में ही काम करना पड़ रहा था। अब तो राहुल और सुमन के जीवन में दुखों की बरसात होने लगी। वहीं गुड़िया भी स्कूल जाने लगी थी तो उसके भी खर्चे बढ़ गए थे। इधर मनोहर जी और सुनैना जी की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उनके खर्चे दिन ब दिन कम ही हो रहे थे, क्योंकि ना ही इनके ज़्यादा शौक थे ना ही कोई अन्य खर्चे। अब तो सुनैना जी के पास सोने चांदी हीरे मोती के गहनों की गिनती नहीं थी और कई महंगी साड़ियाँ भी थी और उनके लॉन में ऐसी लग्जरी शादियाँ की जाती थी, चाहे अमीर घर की शादी हो या गरीब घर की शादी, कोई यादगार बना दिया जाता था। अब तो गांव क्या दूर दूर तक एक शहर से दूसरे शहर तक मनोहर जी और सुनैना जी की ख्याति फैल चुकी थी। न्यूज़पेपर में भी उनका नाम आ चुका था। सरकार की तरफ से भी उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका था कि किस तरह उन्होंने इतने कम दाम में लोगों को इतनी महंगी शादी पार्टी की ऑफ़र। अब तो उनके बेटे बहू की आंखें भी उनके संपत्ति पर थी। अब सुमन को अपने किए गए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वहीं राहुल भी अफसोस कर रहा था कि समय रहते मैंने अपने मम्मी पापा के इंसाफ के लिए कदम क्यों नहीं उठाया। मैं उनके इंसाफ के लिए कदम उठाया होता तो आज मेरे मम्मी पापा मेरे साथ होते और मैं ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खाता फिरता। तभी एक दिन हिम्मत करके दोनों बेटे बहू अपने मम्मी पापा के पास आ गए और बोले, माँ हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। माँ पापा अब तो आपका ही हम लोगों को सहारा है। कहती हुई बहू सुमन अपने सासू माँ के पैरों में गिरकर रोने लगी। सुनैना जी सुमन को रोता देखकर हैरान रह गई कि आज शेरनी की तरह गुर्राने वाली बहू भीगी बिल्ली कैसे बन गई है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे प्यार से उठाया और पूछा, बहू क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। सासू माँ की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर सुमन फिर से रोने लगी।
फिर सुनैना जी ने किचन से एक गिलास पानी लेकर सुमन को दिया और सांत्वना देते हुए कहा, बहू तुम पहले चुप हो जाओ और बताओ कि बात क्या है, तुम इतना रो क्यों रही हो। सुमन ने पानी पीकर सुनैना जी को बताया कि उसके पति राहुल को कंपनी से आधा पेमेंट मिल रहा है और मेरी तो नौकरी ही चली गई है। यहाँ वहाँ से कर्ज मांग कर अभी तक काम चलाने की कोशिश की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया। और फिर उसने अपनी सास से उस गलती की माफ़ी मांगी जब सुनैना जी साधारण से गहने और कपड़े पहनकर अपने पति मनोहर जी के साथ उसकी बहन की शादी में गई थी। वह पार्टी एक शानदार लग्जरी पार्टी थी, जिसमें सारे बारातियों को चांदी के चम्मच से भोजन करवाया गया था और भोजन में इतनी वैरायटी थी कि सुनैना जी भी नाम नहीं सुने थे। इसलिए एक दो व्यंजन के नाम उन्होंने अपने बेटे राहुल से पूछ लिए थे। उसी का गुस्सा सुमन को बहुत ज़्यादा था। तब से सुमन ने अपनी सासू माँ से सीधे मुंह कभी बात नहीं की थी। राहुल ने उसे समझाया भी कि सभी लोग सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानते और माँ ने पूछ लिया तो क्या हो गया। जब सुनैना जी ने राहुल से पूछा था तब सुमन की किसी सहेली ने सुन लिया था और जाकर सुमन से कह दिया कि तेरी सास को इतना भी नहीं मालूम कि इसे क्या कहा जाता है। ये गंवार के गंवार ही रह गए और देखने में कैसी दिख रही है, नौकरानी की तरह। ना ही उन्हें कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही गहनों का पता। तुम उनके साथ कैसे एडजस्ट कर लेती हो। इतना कहकर नक चढ़ी अपने बालों को लहराती हुई हा हा हंसकर वहाँ से चली गई। उसकी बातें सुनकर तो जैसे सुमन के तन बदन में आग ही लग गई। उसने अपनी सास का एक हाथ पकड़ा और घसीटते हुए पूरे समाज के बीच से एक कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और एक वेटर से कहकर जितने भी व्यंजन बने थे सारे व्यंजन सुनैना जी के पास पहुंचा दिया और उन्हें सख्त हिदायत दे दिया कि खबरदार जो बाहर आई तो। बेचारी सुनैना जी रात भर उस कमरे में बैठी सोचती रही, आखिर मेरी क्या गलती थी जो बहू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर जब सारे मेहमान चले गए तब सुमन ने दरवाज़ा खोला और चीख चीख कर कहने लगी, क्या ज़रूरत थी आपको इतने साधारण से कपड़े और गहने पहन कर आने की। और अगर आपके पास अच्छे कपड़े और महंगे गहने नहीं थे तो आप मुझसे भीख में ले लेती, मैं भिखारी समझकर दे देती। कम से कम इतनी बड़ी लग्जरी पार्टी में मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। इसलिए सुनैना जी और मनोहर जी उसी समय रातों रात वहाँ से अपने घर वापस आ गए थे। तभी सुनैना जी बोली, उन बातों को बोलकर अब कोई फ़ायदा नहीं है बहू। एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जो शब्द तुमने बोले थे फिर वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए वही बहुत है। उठो, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ और सबसे पहले तो हमारा नया घर देख लो। तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ उतना बड़ा है जितने में हम दोनों का गुजर बसर हो सकता है। सुमन मन ही मन खुश हो गई कि चलो मम्मी जी तो मान गई, अब पता नहीं पापा जी मानेंगे या नहीं। वो जल्दी से उठी और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गई। राहुल भी फ्रेश हुआ और जैसे ही घर के अंदर घुसे वे दोनों घर को देखते ही रह गए। मनोहर जी ने घर में वो सारी सुविधाएं कर दी थी जो राहुल के घर में भी नहीं थी। घर में चारों तरफ चमचमाती पर्दे, नए डिजाइन की लाइट, फॉल सीलिंग, डाइनिंग, पूरे घर में फर्नीचर का काम किया गया था और जहां मिरर और ग्लास लगना था सभी जगह लगे हुए थे। झूमर तो हर रूम में थे। घर को देखकर सुमन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसी दिन शाम को लॉन में एक शादी थी। सुनैना जी ने कहा, बहू आज हमारे लॉन में एक शादी है, पार्टी तो साधारण सी है, मन हो तो चलना। अब शाम होते ही सुनैना जी ने सबसे महंगी साड़ी पहनी
और सोने चांदी और हीरे के गहने पहनने के बावजूद भी 3-3 सेट और बचे हुए थे। सुनैना जी के गहने देखकर सुमन दंग रह गई। अपना समूह लिए चुपचाप खड़ी रही। तभी सुनैना जी ने उसे सारे गहने देते हुए कहा, लो बहू, पहनो। किसी ने खैरात में नहीं दिए हैं और ना ही कहीं से चोरी किए हैं। और मेरे पास साड़ी तो साधारण सी ही है, यही कोई 25-30 हज़ार की होगी। चाहिए तो पहन लो, वरना तुम्हारी मर्जी। कहकर सुनैना जी अलमारी बंद करने लगी तो सुमन ने सुनैना जी के पैरों में गिरकर फिर से माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपके सीधेपन का मैं फ़ायदा उठाई। आपकी अच्छाई को तो मैं समझ ही नहीं पाई। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुनैना जी ने सुमन को अलमारी की चाबी दी और कहा, बहू, तुम्हें जो चाहिए पहन लो और जल्दी से तैयार होकर लॉन में आ जाना, क्योंकि मुझे वहाँ की व्यवस्था भी देखनी है। इतना कहकर वहाँ से चली गई। सुमन ने जब अलमारी खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तो अपने मायके में भी इतने गहने और इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी थी और गुड़िया के लिए भी एक से बढ़कर एक ड्रेस रखे हुए थे। उसने गुड़िया को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, खुद भी पहनी और जब लॉन में जाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने थप्पड़ मारे हो। वहाँ की सजावट ऐसी थी कि उसकी बहन की शादी की पार्टी की सजावट से कई गुना अच्छी थी, जिसे देखकर तो उसकी आंखें चौंधी आ गई थी। वह वहाँ की सजावट देखी तो देखते रह गई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये गांव के गंवार लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इज्जतदार आदमी को अगर किसी ने उसके आत्मसम्मान को थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा दिया हो तो वो सहन नहीं कर सकता। बस वही मनोहर जी और सुनैना जी के साथ भी हुआ। प्यार भी उनके साथ था, इसलिए भी उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उन्नति कर लिए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबका भला ही किया था, किसी का बुरा नहीं किया था। इसलिए भगवान ने उन्हें भी तरक्की करने का अवसर दिया। जब शादी की पार्टी खत्म हो गई तो सुनैना जी ने कहा, बेटा राहुल, और कितने दिन रुकने का इरादा है? उन्हें तो लग रहा था कि मम्मी पापा ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन माँ की बातें सुनकर दोनों का मुंह जैसे उतर गया और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।